हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एनसीईआरटीज़ की एक सीरीज़ की शुरुआत की है जिसमें मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी को कम्प्लीटली अच्छे से करा दिया है। अब हमने शुरू किया है क्लास 7 की एनसीईआरटी जिसमें हम लोग चैप्टर 3 पर पहुँचे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा एम है कि हिस्ट्री की कंप्लीट एनसीईआरटीज़ को मुझे आप लोगों को संक्षिप्त में बताना है, समझाना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक काम मेरे लिए कि मेरी वीडियो को आपको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी तकलीफ आ रही है तो आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको लेक्चर्स से रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे फीडबैक में कमेंट सेक्शन में फीडबैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा एम यही है कि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी एनसीईआरटी की अच्छे से समझ दूँ और साथ में बताऊं कि प्राचीन इतिहास कैसा था, मध्यकालीन इतिहास कैसा था। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3 का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। दिल्ली, ओके, सदी याद रख लो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मैं पहले आपको बता देती हूँ पहले ही कि ये जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी ये मध्यकालीन भारत के ऊपर आधारित है, तो हम लोग मध्यकालीन भारत के ऊपर देखेंगे। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए। ठीक है, कौन कौन से राज्यों के केंद्र बने आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपका वेट करूंगी आपके आंसर का। इससे पता चलेगा कि आप लोग वीडियोस को रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली हो। ठीक है दोस्तों, आपने गौर किया कि क्या जो भी पिछला चैप्टर था उसमें किसी राज्य की राजधानी दिल्ली हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। दिल्ली महत्वपूर्ण कब बना? 12वीं शताब्दी में। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो। ओके, अब मुझे बताना है, आपको आंसर देना है कि इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने कौन सी शताब्दी की बात की थी। ठीक है, तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूत के काल में दिल्ली के साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिसे चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। ठीक है दोस्तों, एकदम स्टोरी वाइज में बता रही हूँ कि दिल्ली पर सबसे पहले नजर किसने डाली? तोमर राजपूत ने। किसने दोस्तों? तोमर राजपूत ने। तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी, हमें मैप से पता चलेगा। फिर 12वीं सदी आता है, तो 12वीं सदी के मध्य में जो तोमर थे, तोमरों को किसने परास्त किया? अजमेर के चौहान ने। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हो, पहले तोमर आए। ठीक है, तोमर के बाद कौन आए? चौहान, क्योंकि चौहान लोगों ने तोमरों को हरा दिया और चौहान लोगों को ही हम चाहमान वंश भी कहते हैं। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इन्हीं के काल में दोस्तों दिल्ली जो था ना, वो वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना। आप लोगों को याद रखना है किसके काल में? तोमरों के काल में और चौहानों के काल में। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना है कि जो तोमर और चाहमान वंश थे उनके काल में वाणिज्य का केंद्र बना दिल्ली। साथ ही में बहुत ही समृद्धशाली था, क्योंकि वाणिज्य है तो वहाँ पे व्यापार भी होगा। और सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि वहाँ पर मंदिरों का निर्माण भी कराया जाता था। यहाँ देहलीवाल नाम के सिक्के भी काफ़ी प्रचलित थे। देहलीवाल, देहली शब्द जो दोस्तों है ना, वो दिल्ली शब्द से निकला हुआ है। इसे भी आपको बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि हमारा भारत देश कौन से शब्द से निकला हुआ है। देखती हूँ कितने लोग मेरी वीडियोस को रिवाइज करते हैं और लेक्चर्स को रिपीटली अच्छे से देखते रहते हैं और रिवीजन कर रहे हैं साथ में। ठीक है दोस्तों, पढ़ना तो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन साथ में रिवीजन करना उससे भी ज़्यादा अच्छी आदत है। मैं आप लोगों का रिवीजन डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। हर लेक्चर में मैं आप लोग से क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ, जो कि आपको प्रेरित करता है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखो। अगर आपको याद है तो आप तो तुरंत आंसर दे देंगे, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि क्या इसका सही आंसर था। इससे 2 बेनिफिट होता है दोस्तों कि आप लोग लेक्चर्स दोबारा देखते हो तो आप लोगों को चीज़ें याद हो जाती हैं, सब दिमाग में रह जाता है। और दूसरा कि शायद किसी को मदद मिल जाए उन लेक्चर्स की मदद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, 12वीं सदी में ये विकसित हुआ और 13वीं सदी में किसकी स्थापना हुई दोस्तों? दिल्ली सल्तनत की। पढ़ा होगा ना कि मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 में फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बना। ठीक है दोस्तों, आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ। दिल्ली सल्तनत, हम बोलते हैं ना दिल्ली सल्तनत, ये सल्तनत है। तो जो सल्तनत है वो
क्यों सल्तनत बना, दिल्ली से सल्तनत में क्यों बदल गया वो, तो उसका रीज़न था कि दिल्ली में ना 5 वंशों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम में, यूपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में इनके बारे में तो बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा पूछा जाता है। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों के अनेक नगर बसाए गए हैं। मानचित्र 1 को देखकर दहली, कोहना, सीरी और जहाँपन्ना को पहचानिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ना हम लोग कुछ मानचित्र 1 देखते हैं। ये जितनी भी जगह आपको दिख रहे हैं ना, सब दिल्ली सल्तनत में उनके वंशों द्वारा बनाया गया है। कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, हौज खास, सीरी, जहाँपन्ना, दहली, कोहना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मिडिवल इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को पता है अक्सर लोगों को ना मध्यकालीन भारत पढ़ने में तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ क्यों होती है ना, आप एक सीरीज याद रखिए। ठीक है, एक क्रम याद रखिए, एक श्रृंखला याद रखिए कि कौन से राजा के बाद कौन से दूसरे वंश आए थे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे ना सल्तनत काल का कुछ भी आर्किटेक्चर बताइए, वास्तुकला बताइए, तो फिरोज शाह कोटला, हौज खास, फिर सीरी, जहाँपन्ना, दिल्ली, कोना, कुतुब मीनार, ये सब वास्तुकला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तालिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, मेरा एम है आप लोगों को मुझे चीज़ें याद करवाना है। ठीक है, देखते हैं दिल्ली के शासक कौन कौन से हुए। पहले आते हैं राजपूत वंश, फिर तोमर वंश, चौहान, फिर प्रारंभिक तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। देखिए दोस्तों, इतना है, आ रहा है ना दिमाग में क्वेश्चन मार्क, कैसे याद होगा, क्या कैसे याद होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को ना याद करने का 2 ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले या तो हम न्यूमोनिक से याद कर सकते हो, कोई अपने मन में ही ना कोई एक पहेली जैसा बना लीजिए, या तो क ख ग घ से याद करिए कि क पहले आता है, ख पहले आता है, ग पहले आता है। उस क्रम में भी आप चीज़ें याद रख सकते हो। देखते हैं हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं। पहले आता है तोमर, पहले आते हैं राजपूत वंश, फिर चौहान, फिर तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक है, याद करते हैं। राजपूत वंश में है पहला तोमर, 1165, उसमें पहले राजा थे अनंगपाल, जिन्होंने 1130 से 45 तक, हमने पढ़ा ना दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत 13वीं सदी में प्रसिद्ध हुआ, तो यहाँ से शुरू होती है 13वीं सदी और 12वीं सदी में उसकी नींव पड़ रही थी। ठीक है, तो ये है 12वीं सदी में सबसे पहले तोमर आए। 1130 से लेकर 1145 तक उन्होंने ना दिल्ली पे राज किया। तोमर जब चले गए, ठीक है, तोमर चौहान, आप कह सकते हैं तुम्हारा चौहान। ठीक है, तुम्हारा चौहान है, तो आपको ये याद होगा कि तोमर मतलब तुम्हारा चौहान, तुम्हारा चौहान है, ये तुम्हारा चौहान वंश है। तो याद हो गया दोस्तों, 2 ऐसे याद हो गए लाइन से। चौहान, पृथ्वीराज चौहान, कब 1175 से लेके 1192 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है दोस्तों, याद है, मेरी ट्रिक पसंद आई। तुम्हारा चौहान वंश है, कौन सा वंश है, तुम्हारा चौहान वंश है। तुम्हारा मतलब तोमर और चौहान मतलब चौहान। प्रारंभिक, ठीक है दोस्तों, ऐसे मैंने ट्रिक बताई थी। सिंधु नदी की सहायक नदियों की ट्रिक क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सिंधु नदी की मैंने एक ट्रिक बताई थी। ओके, फिर आता है प्रारंभिक तुर्की शासक, 2 याद हो गए, तुम्हारा चौहान मतलब तोमर और चौहान। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से लेके 90 तक किसका शासक है दोस्तों, तुर्की। देखिए ये जो है ना, ये लाइन से आपको याद रखना है, तुर्की, खलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखोगे, तुर्की शासक और खिलजी शासक। तुर्की में आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236 तक, रजिया सुल्तान बहुत ही फेमस लेडी हैं। ठीक है, 1236 से लेके 1240, फिर गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेके 1287। ठीक है, देखते हैं तुर्की खलजी, पहले क्या आता है दोस्तों, वैसे तो ख आता है, बट हम देखते हैं कि पहले त के बाद खिलजी, फिर त के बाद सैयद वंश। खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। एक ट्रिक बताऊं दोस्तों, तुर्की में ना जो रजिया ना, याद रखना, रजिया कौन सी शासक थी दोस्तों, तुर्की शासक थी। तो ये याद रखना, लेडीज़ फर्स्ट होती हैं, इसीलिए तुर्की शासक पहले आएगा और खिलजी शासक, ऐसा क्या कहा जाता है, अब पता नहीं राइट है कि नहीं, ऐसा कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, पहले लेडीज़। तो यहाँ पे देख रहे हो रजिया को फर्स्ट पे रख दिया है,
अरे सॉरी, तुर्की शासक कौन थी? रजिया। ये याद रखना, रजिया कैसे शासक थी? तुर्की शासक थी। तो तुर्की आएगा, फिर खलजी आएगा, अब फिर तुगलक आएगा और सैयद और लोदी। तुगलक वंश में है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद में एक ही है, खिजर खान, और लोदी वंश में बहलोल लोदी। ठीक है, इतने हैं, आप लोगों को ये याद रखना। एक क्रम है, पहले तोमर चौहान से याद हो गया कि दिल्ली पर पहले तुम्हारे चौहान ने राज किया था, मतलब तोमर और चौहान ने। उसके बाद आता है तुर्की शासक। ये पता है दोस्तों कि पहले लेडीज फर्स्ट होती हैं, इसलिए तुर्की शासक पहले आए क्योंकि इसमें रजिया थी। फिर खिलजी वंश आया। खिलजी देखा होगा ना मूवी, आप रणवीर सिंह जो है वो मूवी उसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी का उसने रोल प्ले किया है उसमें, उनसे याद रखिए कि फिर खिलजी वंश आएगा। फिर खिलजी के बाद क्या आएगा? तुगलक वंश, और तुगलक के बाद आएगा सैयद, और सैयद के बाद आएगा लोदी वंश। काल भी याद रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे काल ना, पूछा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कब आए? 1206 से 10। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 36, रजिया 36 से 40, और फिर गैप हुआ। फिर गयासुद्दीन बलबन आया 1266 से लेके 1287। फिर 90 से फिर शुरू होता है, तो 1290 से 96 जलालुद्दीन आया, फिर उसका भतीजा अलाउद्दीन आया। फिर तुगलक वंश आता है। तुगलक में 3 लोग थे, गयासुद्दीन, मोहम्मद और फिरोज शाह। गयासुद्दीन, मोहम्मद, फिरोज शाह, तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं। किसी इंसान का नाम बना के कि गयासुद्दीन, मोहम्मद, फिरोज शाह। सैयद वंश में आते हैं दोस्तों खिजर खां, और लोदी वंश में आते हैं बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी तो इसमें इंक्लूड है बहलोल लोदी 1451 से 1489। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर्स की। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। अब ये सारे सुल्तानों के अधीन दिल्ली कैसी थी? इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन। तारीख को क्या कहते हैं? एक वचन, तवारीख को कहते हैं बहुवचन। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिख गए थे। सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी थी। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, न्याय संगत शासन के महत्व पर बल भी देते थे। ठीक है दोस्तों, एक बताती हूँ, कौन था लेखक सचिव? सल्तनत में था एक लेखक सचिव, बस उसके काम क्या थे कि ये लोग ना बहुत सुशिक्षित दरबारी होते थे। जैसे आपको पता होगा ना, हमारे प्रधानमंत्री ना चुन चुन की कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, जो कि अपने क्षेत्र में क्या हो, एक विशेषज्ञता उसने प्राप्त की हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे देश की पॉलिसीज बनने में बहुत ही मदद मिलती है। ऐसे ही जो सुल्तान थे वो क्या नियुक्त करते थे? लेखक सचिव। प्रशासक भी नियुक्त करते थे, कवि भी नियुक्त करते थे, मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग दरबारी नियुक्त करते थे। ये लोग बहुत ही सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ये लोग क्या करते थे? अपने क्षेत्र में घटनाओं का वर्णन करते थे, मतलब जितनी भी घटनाएं घटी, किसने किसको क्या बोला, किसकी हत्या हुई, कौन से युद्ध में विजय मिली, कौन से युद्ध में हार मिली, राज्य में कितना अनाज है, फिर अनाज कितना ख़त्म हो रहा है, कैसे नष्ट हो रहा है, सारी चीज़ A to Z घटनाओं का वर्णन करते थे। और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। किस पे? न्याय संगत। उनका मानना था कि न्याय होना चाहिए। ठीक है, पहले के टाइम पे जुडिशरी नहीं थी, लेकिन न्याय व्यवस्था थी। आज के उस टाइम पे IPC वगैरह नहीं था, लेकिन न्याय व्यवस्था तो थी। न्याय चक्र क्या है देखिए, 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क़्ह मुदब्बिर, ठीक है, याद रखें, फ़क़्ह मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, और मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। क्या बोला गया है देखिए, राजा नहीं चल सकता सैनिक के बिना, सैनिक नहीं चल सकता वेतन के बिना। लेकिन सैनिक को वेतन कहाँ से आएगा? वेतन आएगा किसानों से। जब तक किसान अच्छे से कर नहीं देंगे, राजा को क्या नहीं मिलेगा? वेतन। लेकिन यहाँ पर राजा तभी कर वसूल कर पाएंगे जब किसान क्या हो? खुश हो। तब
ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तवारीख के लेखक कहाँ रहते थे? नगरों में, मतलब दिल्ली में। गाँव में शायद ही कभी रहते हो। दिल्ली एक शहर था। दिल्ली क्या था दोस्तों? शहर। उसमें गांव भी था, शहर भी था, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी थे कहाँ रहते थे? शहरों में। जैसे आज के टाइम पे पूरे दिल्ली में, पूरी दिल्ली जो है पूरा अधिकारियों से भरा हुआ है। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ठीक है, क्या होता है ना, आज के टाइम पे आपने देखा होगा, क्लास में आपने देखा है कभी, जो मॉनिटर होता है ना, अक्सर टीचर्स की तारीफ करते रहते हैं। वो लोग टीचर्स की चापलूसी करते रहते हैं, सोचते हैं जितना चापलूसी करूँ मेरा ओहदा उतना बढ़ेगा, टीचर्स मेरे पे उतने ज़्यादा खुश होंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम देंगे करने को, और मैं मॉनिटर लंबे समय तक बन सकती हूँ। तो वैसा ही होता है कि इनाम इकराम दिया जाता था। ठीक है, लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। जो लेखक थे वो तो सुशिक्षित, तो उनका काम था ये कि जो साम्राज्य है वो कैसा साम्राज्य बना रहे? आदर्श साम्राज्य। आदर्श साम्राज्य उसे कहते हैं दोस्तों जहाँ पर कि लोगों को न्याय समान रूप से, समानता से प्राप्त हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चा। आपको पता है ना दोस्तों, श्री राम भगवान की भूमि कैसी थी दोस्तों? श्री राम भगवान की भूमि थी ये आदर्श भूमि थी। क्यों? वहाँ पे सभी को समान न्याय मिलता था। उस न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण तो राम भगवान खुद है। उन्होंने किसी एक इंसान को न्याय देने के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। सोचो दोस्तों, इससे बड़ा न्याय, मैं तो नहीं कह सकती कि इससे बड़ा न्याय कुछ हो सकता है। और पत्नी की गलती भी नहीं थी। आज के टाइम पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, औरतों को थोड़ी भी तकलीफ होती है वो कोर्ट पहुंच जाती हैं। सीता जी को भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से अपने पति का, श्री राम जी का साथ दिया। ठीक है दोस्तों, श्री राम जी ने भी एक आदर्श साम्राज्य की स्थापना की, क्योंकि उनके समाज में देखने को मिला कि किस तरह उन्होंने सिर्फ न्याय के लिए सीता जी का त्याग कर दिया था। इसीलिए दोस्तों अभी तो जोरों शोरों से श्री राम जन्मभूमि के लिए उत्सव मनाए जा रहे हैं। 22 जनवरी को है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि उस दिन प्लीज़ टाइम पर आ जाइएगा, और मैं आप लोगों को एक छोटा सा राम जी से रिलेटेड बहुत अच्छा सा एक वीडियो शेयर करूंगी। देखिए दोस्तों, मेरा मानना है, ठीक है, राम जन्मभूमि बन रही है, लेकिन अब लास्ट में, मतलब ये जो अंत में मोटिव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? कि सिर्फ राम जी की मूर्ति की स्थापना? हमारा लक्ष्य ये नहीं है दोस्तों। हमारा लक्ष्य ये है ना कि हमें राम भगवान जैसा आदर्श राज्य कैसे बनाए रख सकते हैं, वो हमारा मोटिव है। ठीक है दोस्तों, मंदिर में तो वो आ गई, लेकिन हमारा दिल भी राम भगवान जैसा कब होगा? कब देश में मानवता आएगी? कब औरतों के साथ अत्याचार कम होगा? कब रेप केसेस कम होंगे? कब लिंग भेद? ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हटेंगी, तब हम कह सकते हैं कि रियल में उस दिन हमारा देश राम राज्य बनेगा। मंदिर स्थापित हो रही है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन दोस्तों हमारा मेन मोटिव यही है ना कि हमें हमारे समाज में आदर्श समाज लाना है। इसीलिए मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में NCERTs की सीरीज़ मैंने शुरुआत की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ना दोस्तों एकदम डिटेल में एक से एक चीज़ें मैं अच्छे से बता पाऊँ। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो अच्छे से समझेंगे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें भी हमारे समाज के बारे में पता चले कि हमारा समाज कैसा था पहले के टाइम पर। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। ठीक है, क्या बोला गया है? 1236 आया, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कौन? रजिया सुल्तान। यहाँ से मुझे बता दो कि रजिया लेडीज थी। ठीक है, मैंने कुछ बताया था, वो कौन सी शासक थी? आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वो अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य और सक्षम थे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है। पहला कि रजिया, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। देखो मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, रजिया बेटी थी किसकी? इल्तुतमिश की। पहला क्वेश्चन, रजिया कौन सी शासक थी? तुर्की शासक थी। उस टाइम पे कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार था? तो मिन्हाज-ए-सिराज। और ऐसा इन्होंने कहा है कि उस टाइम पर जो रजिया थी अपने भाइयों में भी सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। क्यों? देखते हैं।
क्यों? क्योंकि वो एक लेडीज़ थी, महिला थी, और उस टाइम पे ये आदमियों के, पुरुषों के आत्मसम्मान पर बहुत चोट पहुंचती थी कि कैसे पुरुष के होते हुए एक महिला शासक बन सकती है। दरबारी जन भी उसकी स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, महिलाओं को हर जगह पे स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो सत्ता की बात हो या राजनीति की या कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। बट थैंक्स टू हमारा जो संविधान है, हमारी जो संस्कृति है ना दोस्तों, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी संस्कृति से। ये जो हमारी हिंदू संस्कृति है ना दोस्तों, इतनी अच्छी है, महिलाओं को इतना सम्मान दिया है, बहुत ज़्यादा। आप रामायण देखेंगे ना, रामायण में आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी के वचनों का मान रखा। इसके अलावा राम भगवान ने अपने साथ अपनी पत्नी को सिंहासन पे बिठाया। जब वो वन में चले गए, उन्होंने भी अपने सुख चैन का त्याग कर दिया था, उन्होंने भी बिस्तर पे सोना। आपने ये सारी चीज़ें रामायण में देखी होगी दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आता है, हमारी संस्कृति ही ये सारी चीज़ इक्वालिटी का संदेश देती है, फिर भी पता नहीं क्यों कि लोगों को अभी भी ऐसा है कि नहीं, महिलाएं हैं तो उन्हें दबकर ही रहना चाहिए। रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार। अब देखिए, जो मिन्हाज सिराज है ना, वो क्या बोलते थे रजिया के बारे में। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ठीक है, जो ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, उसमें ऐसा है कि उनके अनुसार स्त्री को पुरुष के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। ठीक है, इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा इतिहास कहता है ना, हमारी मतलब पहले के लोग ऐसा मानते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, लेकिन रजिया थी, उसमें ये सारी खूबी भरी हुई थी जो एक पुरुष शासक के अंदर होती है। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे गुण का, थी तो आखिर में वो एक स्त्री ही। रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है दोस्तों, रजिया ने ना अभिलेख, किसे हमको पता चला इल्तुतमिश की बेटी है, उनके अभिलेख से पता चला। अभिलेख में लिखा हुआ है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। इस वंश की रानी रुद्रमा देवी थी। ठीक है, वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था, उसकी रानी कौन थी? रुद्रमा देवी। के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने ना अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा, उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन किया। मिन्हाज ओके, ठीक है, 3 रानियां थी, रानी रुद्रमा जो कि काकतीय वंश की राजधानी थी, रजिया जो कि दिल्ली सल्तनत में राज की थी, उसके बाद फिर कौन आती हैं? दीदी, दिद्दा, जिनको हम क्या कहते हैं? दीदी। आगे बढ़ते हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र देखते हैं। कितना है हमारा चैप्टर, ये देखते हैं हम लोग दोस्तों, थोड़ा ही आज कंप्लीट करते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना और अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में क्या कहते हैं? बंदगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है। बंदगा शब्द से तात्पर्य तो किसके लिए इस्तेमाल होता है? गुलामों के लिए, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। क्या बोला गया? देखो, इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ अकेले राजा द्वारा संभल सकता है? आंसर होगा नहीं। इसीलिए हर जगह पर किसकी नियुक्ति की जाती थी? सूबेदारों की। हर प्रांत में सूबेदार, और ये सूबेदार होते कौन थे? ये राजा के खुद के ही नाते रिश्तेदार होते थे, उनके खुद के अधिकारी होते थे, जितने भी सामंत होते थे, ठीक है, जमींदार, ये सभी लोग को क्या नियुक्ति किया जाता था? सूबेदार। ठीक है, और क्या याद रखना है इसमें कि फारसी में गुलामों को क्या कहा जाता है? बंदगा। और ये जो गुलाम थे, इनकी खरीद बिक्री भी होती थी। सबसे बुरी बात है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा मैं हटती हूँ पॉइंट से, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी इस दुनिया में ना सबसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है बहुत ही बुरी चीज़ है। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी इंसान को खरीद बेच सकते हो। ठीक है,
यही है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हटेगी ना दोस्तों, आप राम भगवान की मूर्ति की स्थापना कर लो, आप कुछ भी कर लो, वो हमारा देश राम राज्य नहीं बनेगा। अगर बनाना है ना, ये सारी बुराइयां हटानी पड़ेगी। अयोध्या में भी दिवाली तब मनाई गई थी कि जब राम भगवान ने रावण का वध कर दिया था। उसके बाद दिवाली मनाई गई थी। उसके बाद उसे पूरा राम राज्य घोषित किया गया था, तभी राम भगवान अपनी सत्ता पर बैठे थे। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, हम जोरों शोरों से मना रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिव ये है कि सिर्फ मंदिर में स्थापना नहीं करनी है, साम्राज्य को भी राम राज्य बनाना है, राम के राज्य जैसा बनाना है दोस्तों। ठीक है, सब लोग, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो बहुत आप शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये संदेश जाए कि रियल में मैं ना इसके लिए आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो लाऊंगी। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वो वीडियोस को ज़रूर देखना। आप राम राज्य करके सर्च करेंगे ना भाई प्रिया एस्ट्रोलॉजी से, तो आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। कल या परसों तक मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगी, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना दोस्तों, लोगों को रियल में संदेश मिले कि हमारा राम राज्य क्या है, राम की व्यवस्था कैसी थी, जो राम भगवान वो थे क्या आखिर में, उनको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ झंडा लहराने से राम राज्य नहीं आता दोस्तों, हमें उनके पथ पर चलना होगा। उन्होंने जैसा नियम कानून बनाया था वैसे रहना पड़ेगा। ठीक है, एक वैसी पूरी व्यवस्था हमें लानी होगी, तभी हमारा देश क्या बन पाएगा, राम राज्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे। खिलजी और तुगलक दोनों किसका इस्तेमाल करते थे? बंदगा। अभी मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बंदगा का मतलब क्या होता है। इसके साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तान के अपने नौकर होते थे। सुल्तान के क्या होते थे दोस्तों? अपने नौकर होते थे, और फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को धक्का भी लगता था। क्या बोला गया है ना कि जो सुल्तान है ना, जब निचले वर्ग के लोगों के लिए संरक्षण की बात करता था तो उच्च वर्ग के लोगों को ही धक्का लगता था कि हमारे जो शासक है वो कैसा ऐसा सोच सकते हैं निम्न वर्ग के लोगों के लिए। और फारसी तवारीफ के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। क्या क्या किया है कि मान लो कि जो शासक है उसने अगर नीचे कुल के लोगों को, नीचे खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बिठा दिया ना, तो उनकी खुद की जो दरबारी थी वो उसकी क्या करते थे? आलोचना करते थे। सुल्तान अभी देखते हैं, पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार नियुक्त किए। जो खिलजी और तुगलक वंश के लोग थे उन्होंने भी क्या किया कि भिन्न भिन्न प्रांतों में क्या बना दिया? सूबेदार। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। ठीक है दोस्तों, ये इक्तेदार थे। इक्तेदार किसे कहते हैं सबसे पहले ये बता देती हूँ। अगर शासक अपने साम्राज्य या प्रांत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता था और अलग अलग लोगों को बांट देता था, जो बांटता था, जो प्रांत बांटता था उसे कहते थे इक्ता, और जिन्हें बांटता था, जो उसका नियंत्रण रखते थे, उसे कहा जाता था इक्तेदार। तो शासक की जिम्मेदारी होती थी कि वो इनके ऊपर नियंत्रण बनाकर रखे। उनकी मुख्य जिम्मेदारी यह होती थी कि जो इक्तेदार का पद है वो वंश परंपरानुगत नहीं चले और एक इक्ता लोगों को, इक्तेदार को मतलब थोड़े ही समय के लिए मिले। ठीक है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव 5 साल के लिए होता है, उसके बाद उनको वापस से अगर सत्ता पे रहना है तो क्या चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर वो उसमें विजयी होते हैं तो उसके बाद ही वो सत्ता पर आ सकते हैं। ठीक है,
इसका मेन मकसद है कि पहला कि सभी को क्या समान भागीदारी मिले, समान हिस्सेदारी मिले, और इसके अलावा सभी न्याय व्यवस्था कायम हो सके। और एक ही सत्ता का लंबे लगातार पद पे रहने से ना एक नौकरशाही भी देखने को मिलती है, एक भ्रष्टाचार भी उत्पन्न होने लगता है। इसीलिए ये लक्ष्य था कि जो शासक का पद है वो इख्तियार का पद है वो लंबे समय तक न रहे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर रही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। क्या हुआ ना कि जैसे ही शासक छोटे छोटे प्रांतों को जीतने गए, अपने अधीन लाते गए, वैसे वैसे उन्होंने सामंत और अमीर जमींदारों को भी बाध्य किया कि अब आपको भी हमारी सत्ता के अंदर आना पड़ेगा। क्या है ना दोस्तों, मान लो ये शासक है, छोटे छोटे सामंत हैं, तो इन लोगों को शासक ने हराया, अब इनको बाध्य कर रहे कि आप किसके अधीन जाओ, शासक के अधीन जाओ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। और उस समय 3 तरह के कर थे, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उस समय कितने प्रकार के कर थे? 3। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहते थे, जो किसान की उपज का लगभग 50% था। दूसरा मवेशी पर, तीसरा घरों पर। खराज याद रखना, ये सब वर्ड है ना दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या है, नाडू क्या है, इक्ता क्या है, ग्राम क्या है, सभा क्या है, खराज क्या है, ठीक है, बंदिका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहला कृषि पर, दूसरा मवेशी पर, तीसरा घरों पर। यह याद रखना ज़रूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। ठीक है, उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। और यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठनी में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था। क्या था ना, ये जो तुर्की और खिलजी शासक थे, ये लोग क्या करते थे ना कि जंगलों में दूर दूर तक इनका लक्ष्य था कि पूरा भारत साम्राज्य इनके अधीन हो। ठीक है, इसीलिए वो दूर दूर तक घने जंगलों में भी ऐसी जगह जहाँ पे बस्तियाँ रहती थी, सभी को चाहते थे कि वो हमारे अंतर्गत आ जाए। और अगर वो नहीं आना चाहती थी तो उन्हें ज़बरदस्ती अपनाते थे। कौन? तुर्की और खिलजी शासक। इसके अलावा वो ज़बरदस्ती अपना तो लेते थे, बट आपको पता है ना, ज़बरदस्ती की चीज़ें कुछ ही दिन तक रहती है, तो उसी प्रकार ये शासन भी कुछ ही दिन तक रहता था। अब चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। ठीक है, मंगोलों ने किसके नेतृत्व में? चंगेज़ खान। कब? 1219 में। कहाँ किया? ट्रांस ऑक्सियाना में, जो कि उत्तर पूर्वी ईरान में है और आधुनिक क्या है? उज्बेकिस्तान। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत पे भी आए। पहले तो ये उज्बेकिस्तान पे इन्होंने किया, मतलब ट्रांस ऑक्सियाना पे, उसके बाद इन्होंने दिल्ली में भी आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी, ये भी पूछा जाता है अक्सर दोस्तों, किस शासक के काल में मंगोलों ने आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों ने धावा बोला था। ठीक है, याद रखिए, किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, मतलब समझ सकते हो, खिलजी वंश और तुगलक वंश के शासन काल में। किसके दोस्तों? खिलजी और तुगलक वंश के शासन काल में।
इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी और इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। क्यों? देखिए, मंगोलों ने ना आक्रमण कर दिया, किस पे? खिलजी और तुगलकों पे। अब उन्होंने सोचा कि इनका अगर सामना करना है तो हमें एक बड़ी सेना बनानी होगी। लेकिन बड़ी सेना यूं ही बन जाती है दोस्तों? आपसे पूछ रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे तो नहीं बनती है, बट आप बताइए कि एक सेना बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चुनौती झेलनी पड़ती है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और साथ ही साथ बार बार बोल रही हूँ, मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, ठीक है। आप लोगों की एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो इतना शेयर कीजिए दोस्त लोगों को कि सबको मदद मिल सके। अगर उन्हें कोई भी एनसीईआरटी समझने में तकलीफ़ आ रही थी तो उन्हें फिर मदद मिल जाए। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका एक को फिर से देखिए, आप पाएंगे कि तुगलक के बाद कौन सा आता है, मैं बताती हूँ। पहले तुम्हारा चौहान था, मतलब तोमर और चौहान। फिर रजिया जो कि तुर्की शासक थी। फिर क्या आता है दोस्तों? तुर्की। तुर्की के बाद क्या आता है? खिलजी वंश। खिलजी के बाद क्या आता है दोस्तों? तुगलक वंश। तुगलक के बाद क्या आता है? सैयद वंश। और सैयद के बाद क्या आता है दोस्तों? लोदी वंश। याद हुआ? इजी है। पहले रजिया तुर्की थी, लेडीज फर्स्ट, तुर्की, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक, फिर सैयद और लोदी। याद हुआ दोस्तों? याद करिए, 2-3 बार रिवीजन करेंगे ना तो याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ इतनी टफ नहीं होती है, समय मांगती है। आप समय देंगे तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो फिर से देखा, क्या देखे मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर किसने शासन किया? सैयद ने, तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक, मतलब लोगों ने खुद से वहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया। उनकी राजधानियाँ भी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक भी उभरे। इसी काल में दिल्ली सल्तनत के समय ही अफगान भी आए और राजपूत भी आए। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सुर 1540 से 45 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में कार्य किया। किसने? शेर शाह सूरी ने। नाम सुना होगा, शेर शाह। इन्होंने ना, इनके चाचा का एक छोटा सा इलाका था, उस पर ही ये सबसे पहले क्या किए? नेतृत्व किए। और आगे चलकर उससे उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जब हुमायूं आया ना, अकबर का टाइम आया, जब बाबर, अकबर, तो उसमें हुमायूं के टाइम पे, हुमायूं का समय काल था 1530 से 40, 55 से 56 तक को चुनौती दी और परास्त किया। किसने परास्त किया? शेर शाह सूरी। और शेर शाह ने किसको परास्त किया? हुमायूं को। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से लेकर 55 तक में शासन किया। शूर मतलब शेर शाह ने 1540 से 55 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर और भी चुस्त बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछूं, पहले शेरशाह आए कि पहले खिलजी आए? ठीक है, बताइए, कॉमन सेंस है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। मैं जानना चाहती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। अकबर ने किसकी व्यवस्था को अपनाया दोस्तों? शेरशाह की। क्योंकि शेरशाह ने किसको हराया? हुमायूं को। हुमायूं कौन था? अकबर का पिता। ठीक है, यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4। इसमें आपको ना मेडिवल हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ में छोटा छोटा जानकारी दिया गया था। यहाँ पे हमने पहले पढ़ा कि तोमर आए, फिर उनके अनंगपाल राजा ने शासक किया, फिर चौहान वंश मतलब चौहान, मैंने एक ट्रिक बताई है, तुम्हारा चौहान मतलब तोमर चौहान, प्रारंभिक तुर्की आए, फिर उनके बाद खिलजी वंश आया, खिलजी के बाद तुगलक आया। तुगलक में 3 लोग हैं, गयासुद्दीन, मोहम्मद और फिरोज शाह। सैयद वंश में खिजर खां और बहलोल लोदी। ठीक है, और तुर्की में 4 लोग हैं। एक तो है कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत प्रसिद्ध है, इन्होंने क्या बनाया? कुतुब मीनार। फिर इनका आया दामाद इल्तुतमिश, फिर उसकी बेटी आई रजिया, फिर कौन आया? गयासुद्दीन बलबन। ये 3 लोग तो समझो एक ही जुड़े हुए हैं, ये अलग था।
पढ़ेंगे कभी। मैं ना आप लोगों के लिए एक मध्यकालीन भारत की मस्त वो सतीश चंद्रा की बुक है ना, उसकी सीरीज़ सोच रही हूँ लाऊं, क्योंकि अक्सर ना दोस्तों को मध्यकालीन भारत में ना प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो मैं सोच रही हूँ मध्यकालीन भारत की सीरीज़ लाऊं, उसमें आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से बताऊँगी, स्टोरी वे मैं बताऊँगी, पहले कौन आया, किसने आक्रमण किया, सारी चीज़ें। बस आप लोगों को एक काम करना है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ये शेयर होगा लोगों को मिलेगा और लोगों को मदद भी होगी, ठीक है। तुगलक वंश 3 है, गयासुद्दीन, मोहम्मद फिरोज शाह, फिर सैयद में आएगा खिज्र खान, और लोधी वंश में आएगा बहलोल लोधी, ठीक है। अब हम लोग का काम है कि अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, गुड बाय।